नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहली एंड बूझोस क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैव विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन यानी कि छुट्टी। तो पहेली और बूझो के क्लास में चिल्ड्रंस के बीच में एक जनरल डिस्कशन चल रहा था। किसके बारे में? कि वो समर वेकेशंस में वो किस किस प्लेसेस पे विजिट किए हुए हैं, उसके बारे में जनरल डिस्कशन चल रहा था। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन, देन अ बस एंड फाइनली अ बुलॉक कार्ट। कुछ लोग उसमें अपने नेटिव विलेज गए हुए थे। पहले तो ट्रेन से गए, यानी ट्रेन से सफर किया, फिर उसके बाद बस से, उसके बाद फाइनली बुलॉक कार्ट से। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन। उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो कि बाय एरोप्लेन ट्रेवल किया था। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। और उनमें से दूसरा एक स्टूडेंट था जो कि अपनी हॉलीडेज का ज़्यादातर टाइम, यानी हॉलीडेज का मैनी डेज यानी बहुत सारा दिन, जो कि उसकी छुट्टियों का था, उनमें से बहुत सारा दिन उसने अपने अंकल की बोट में जाकर एक फिशिंग ट्रिप पे बिताया। The teacher then asked them to read newspaper article that mention about small wheeled vehicle that move on the soil of Mars and conducted experiments। उसके बाद जब डिस्कशन चल रहा था तो टीचर ने उन स्टूडेंट से बोला, एक काम करो, तुम लोग न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मेंशन है, उसको पढ़ो। तो आर्टिकल किसके बारे में मेंशन था? अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल्स, एक स्मॉल व्हील व्हीकल्स के बारे में, जो कि मार्स की सॉइल पे मूव करता था और एक्सपेरिमेंट करता था, कंडक्ट करता था। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars। जो ये व्हीकल्स है, these vehicles यानी ये जो व्हीकल्स है, ऐसा नहीं केवल एक ही व्हीकल्स है। तो ये व्हीकल्स मून मार्स पे कैसे ले जाए जाते हैं? स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। मीनवाइल इसी बीच पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया। इसी बीच जो पहेली थी एंशियंट इंडिया के बारे में स्टोरीज पढ़ रही थी। एंड वांटेड टू नो, और जानना चाहती थी, हाउ पीपल ट्रेवल, लोग कैसे ट्रेवल करते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। यानी प्रारंभ में, अर्लियर टाइम्स में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से या कैसे ट्रेवल करते थे। 10 डेसिमल 1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग अगो यानी आज से बहुत समय पहले दोस्तों जो लोग थे, इनके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, यानी ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट। वो केवल पैर से मूव करते थे। कैरी गुड्स ऑन दियर बैक, और अपनी बैक पे गुड्स को कैरी करके ले जाते थे। लेटर बाद में क्या हुआ? ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बाद में वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये आप समझ लो, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। जो वाटर रूट से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बोट्स हैं वो एंशियंट टाइम से यूज में लाई जा रही हैं या यूज की जा रही हैं। टू बिगिन विथ, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। अब इसमें बात आती है कि क्या एंशियंट टाइम से ही बोट का जो शेप अभी के टाइम में वैसे ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। टू बिगिन विथ यानी स्टार्टिंग में जो बोट थी, एक लकड़ी का लठ लिया जाता था, यानी लकड़ी का जो भी लट्ठा ऐसा होता था उसको लिया जाता था, ठीक है। और उसमें एक कैविटी, हॉलो कैविटी यानी कि एक यहाँ पे होल किया जाता था, ठीक है। एक हॉलो कैविटी किया जाता था, उसी का बोर्ड बनाया जाता था। लेटर बाद में पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोर्ड्स। और बाद में लोग लर्न किए या सीख गए कि डिफरेंट वुड की पीसेस को या लकड़ियों के डिफरेंट पीसेस को एक साथ रखकर उसको बोर्ड को शेप कैसे दिया जाए, लोग बाद में सीख गए। दीज शेप्स imitated the shapes of the animals living in water। जो ये शेप था, इमिटेटेड मतलब कॉपी करना, नकल करना। जो ये शेप था इस बोट का, वो किसका कॉपी किया गया था? जो एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, उन्हीं का एकदम कॉपी शेप था, ठीक है। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। जैसे आप रिकॉल करो, याद करो जो हमने डिस्कशन किया हुआ था फिश की चैप्टर 8 और 9 में, जो फिश का स्ट्रीमलाइन शेप होता है, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों क्या हुआ? जब व्हील यानी कि पहिए का जब इन्वेंशन हुआ ना, जब उसका खोज हुआ, तो इससे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसकी दुनिया ही बदल गई ना, बहुत बड़ा चेंज आ गया।
द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो डिजाइन है व्हील का, जो डिजाइन है ना, वो हजारों साल में इम्प्रूव होता रहा। ऐसा नहीं कि एक ही, जो हम आज के टाइम में जो हम व्हील यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही ऐसा सेम ऐसा डिजाइन इन्वेंट हुआ था, नहीं, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता रहता है। ठीक है, तो अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील। एनिमल्स क्या करते थे, एक एनिमल्स का यूज कैसे किया जाता था। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील। एनिमल्स का यूज वहां पे किया जाता था जो व्हील, जो कार्ट होते थे जिनमें व्हील लगा रहता था, उसको खींचने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसा कि आप बैलगाड़ी देखे होंगे, पीछे जो है एक गाड़ी रहता है और उस पे दो व्हील लगे रहते हैं और आगे से बैल जो रहता है उसको खींचता है। तो एनिमल्स का यूज इसी प्रकार किया जाता था। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. Until मतलब तक, द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, यानी कि बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग या प्रारंभ में, 19th सेंचुरी के प्रारंभ तक जो लोग थे स्टिल डिपेंडेंट यानी कि निर्भर थे किस पे, एनिमल पे, बोट पे, शिप पे, टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रांसपोर्ट यानी ले जाना, जैसे कि हमने बात किया। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो लोग थे ना, वो एनिमल्स, बोट और शिप पे पूरी तरीके से निर्भर थे। किस लिए निर्भर थे, टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जब इन्वेंशन स्टीम इंजन का हुआ ना, उससे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एक न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। नेपाल हमारे पास क्या था, शिप्स थे, बोट्स थे, एनिमल थे, फिर उसके बाद स्टीम इंजन आया। उसके बाद से एक जब स्टीम इंजन आया तो हमारे पास एक नया न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया। ठीक है, रेल रोड्स वर मेड फास्ट स्टीम इंजन, ट्रैवल कैरेज एंड वैगन्स। रेल रोड्स यानी कि इस पे ट्रेन को ले जाया जाता है, उसको रेल रोड्स बोलते हैं। ठीक है, फास्ट स्टीम यानी कि रेल रोड्स बनाए गए स्टीम इंजन के लिए। ड्रिवन कैरेज एंड वैगन्स, स्टीम इंजन यानी कि रेल रोड पे केवल स्टीम इंजन ले जाने के लिए नहीं, फॉर ड्रिवन कैरेज एंड वैगन्स, यानी कि उस रेल रोड पे पैसेंजर गाड़ी यानी जो रेलगाड़ी होती है उसमें जो कुछ पैसेंजर ले जाने के लिए, वैगन्स यानी वो माल ले जाने के लिए रेल रोड्स बनाए गए। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। और बाद में ऑटोमोबाइल्स आए जैसे कि मोटर कार्स, ट्रक्स और बसेस। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। अब देखो, पहले क्या था, मोटराइज्ड बोट्स नहीं थे, यानी मोटर से चलने वाले बोट नहीं थे। हम ओर का इस्तेमाल करते थे बोट को चलाने के लिए। तो बट अब क्या हुआ, बाद में जो मोटराइज्ड बोट्स आ गए और शिप्स भी आ गए। क्यों आए, वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। ठीक है, यानी मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स जो है एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर यूज करने जाने लगे। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes। जो early years of था 1900 का, उसमें डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स भी दिखा। ठीक है, यानी कि एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट उसमें दिखा। These were later improved to carry passengers and goods। These were later, इन इस जो एरोप्लेन्स थे बाद में इनमें इम्प्रूवमेंट हुई। किसके लिए, टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, अब जो है पैसेंजर और गुड्स को कैरी करने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो हमने क्या देखा कि 19th सेंचुरी के यहाँ पे अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 यानी 19th सेंचुरी के प्रारंभ में जो प्रारंभ की ईयर्स थे उनमें एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ और जिनमें बाद में इम्प्रूवमेंट किए गए कि इन्हें पैसेंजर्स तथा गुड्स ले जाने के योग्य बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम देखा सुपरसोनिक एरोप्लेन, सुपरसोनिक वहाँ पे यूज करते हैं जो इसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से तेज होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे एरोप्लेन बनाए गए जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज चलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट जो कि कुछ कंट्रीब्यूशन है 20th सेंचुरी के। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि 10.1 में कुछ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इसको एक करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है, यानी कि प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, यानी जो सबसे पहले यूज किया गया और जो अभी सबसे रिसेंट है। 10.2 हाउ वाइड इज दिस डेस्क। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो अब यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल। आखिर लोग कैसे जानते हैं कि उन्होंने कितना दूरी जो है वो ट्रेवल किया। हाउ विल यू नो whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw
टू रीच योर स्कूल। आखिर में आप कैसे जानते हो वेदर यू कैन वॉक, कि आप पैदल जा सकते हो ऑल द वे टू योर स्कूल, अपने स्कूल जो पैदल जा सकते हो, और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। ठीक है, यानी कि आप कैसे जानते हो कि आप अपने स्कूल ऑल द वे, यानी कि पूरी पूरी तरीके से, यानी कि पूरा एक वन इनिशियल पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पैदल जा सकते हो, या आपको बस लेने की जरूरत है या एक रिक्शा लेने की जरूरत है स्कूल में पहुंचने के लिए। वेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको कुछ खरीदने की जरूरत होती है, परचेज करने की जरूरत होती है, इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, क्या आपके लिए पॉसिबल होता है कि मार्केट तक आप वॉक करके जाओ? हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कैसे जानोगे? इट इज ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, so that we can have an idea how we are going to reach that place. इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो, यह भी जान प्रायः या अक्सर क्या होता है, ऑफन हमको ये जानने की इम्पोर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है, या बहुत महत्वपूर्ण होता है क्या, कि हाउ फार अ प्लेस, एक जो स्थान है या प्लेस है वो कितना दूरी है, ताकि हमको एक एक आइडिया आ सके, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, उस प्लेस पे हम कैसे जा रहे हैं। वॉकिंग के थ्रू, एक बस लेंगे या ट्रेन लेंगे या एक शिप लेंगे या एक एरोप्लेन लेंगे, और इवन स्पेस क्राफ्ट की एक स्पेस क्राफ्ट लेंगे। यहाँ पे कहने का सेंस है, जैसे कि आप सपोज आप अर्थ पे, आपको डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, मार्स पे जाना है, आप क्या सोचा, आपके माइंड में आइडिया क्या आएगा? नहीं, हम वॉक करके जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। बस लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ट्रेन से जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। शिप से जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। एरोप्लेन से जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आपके माइंड में आएगा स्पेस क्राफ्ट से हम जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये होता है मैटर। तो इसी प्रकार अभी मान लो आपका स्कूल है, आपका स्कूल मान लो अगर 2 किलोमीटर के रेंज में आप वॉक करके जा सकते हो, अगर सपोज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स के रेंज में है, तो आप वॉक करके जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो इसी वजह से हमको किसी भी एक प्लेस की लोकेशन, या कितना डिस्टेंस पे हो वो हमसे, कितना हमारा जो लोकेशन उससे कितनी दूरी पे है, उसका मेजरमेंट जानना जरूरी होता है, ताकि हम एक आइडिया लगा सके कि हमको वहाँ पे कैसे जाना है। समटाइम्स समटाइम्स यानी कि कभी कभी क्या होता है, देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ आर विड्थ वी नीड टू नो, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका लेंथ और विड्थ हमको जानने की जरूरत होती है। इन पहली एंड बुजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। तो पहली और बुजो के क्लासरूम में क्या था कि बहुत सारे डेस्क थे, लार्ज डेस्क थे, जो कि 2 स्टूडेंट्स द्वारा शेयर किए जाने थे। पहली एंड बुजो शेयर वन डेस्क, पहली और बुजो एक डेस्क शेयर करते थे, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। जैसे हम छोटे छोटे रहते हैं, क्या होता है, हम लोग में एक लड़ाई रहती है कि तुम ज्यादा यूज करो, तो सेम चीज वही था पहली और बूझो में। वो एक डिस्क तो शेयर करते थे, बट फ्रिक्वेंटली, यानी कि हमेशा जो है उनमें लड़ाई होती थी एक चीज को लेके। पहली बोलती थी कि तुम ज्यादा यूज कर रहे हो बूझो को, डेस्क का ज्यादा हिस्सा तुम यूज कर रहे हो। बूझो बोलता था पहली यूज कर रहे हो, यानी कि अगर डेस्क मान लो इतनी बड़ी थी, तो इन दोनों में यहाँ पे पहेली रहती थी, यहाँ पे बूझो रहता था, तो ये दोनों आपस में लगभग इनमें ऑब्जेक्शन होता था, लड़ाई हो जाती थी कि ज्यादा कौन यूज कर रहा है। ठीक है, ऑन द टीचर सजेशन, टीचर के सजेशन पे दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, उन्होंने डिसाइड किया कि जो डेस्क की लेंथ है उसको मेजर किया जाएगा, वो मेजर किया जाए। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, इसके एग्जैक्टली मिडल में एक मार्क एक मार्किंग करनी है। एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क, और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि हाफ ऑफ द डेस्क सेपरेट हो सके। बोथ पहली एंड बुजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा, जो पहली थी और बुजो थे, दोनों बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ थे, यानी बहुत ज्यादा शौकीन थे गिल्ली और डंडा खेलने के। विद दियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, शौकीन होना, यानी कि पहली और बूझो जो थे वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। बूझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम, जो बूझो था अपने साथ एक सेट लाया, किसका? गिल्ली का और डंडा का। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। फिगर 10.2 में दिखाया गया है कैसे उन्होंने गिल्ले और डंडा का इस्तेमाल किया, वो मेजर करने में, क्या जो लेंथ था डेस्क का। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली। ऐसा प्रतीत होता है, जो इन्होंने जब मेजर किया ऐसा लगा कि जो डेस्क है ना उसकी लेंथ क्या है, कि दो इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ डंडा, यानी डंडे का 2 लेंथ प्लस गिल्ली का 2 लेंथ। यहाँ पे जैसे एक डंडे का इधर लेंथ है, एक इधर लेंथ है, और दो यहाँ पे गिल्ली है, यहाँ पे गिल्ली है, यानी 2 डंडा लेंथ एंड 2 गिल्ली लेंथ। Drawing a line in the middle of the desk, leave each of them happy with a half of the desk equal to डंडा and गिल्ली in length।
अब ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल, अब उसके बाद जब एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट पता चल गया दोस्तों, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई। अब दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई थी डेस्क के, ताकि दोनों को एक हाफ हाफ हिस्सा जो है इक्वली जो है डिवाइड हो गया था। किसकी मदद से? डंडा और गिल्ली की मदद से। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट, कुछ दिनों बाद जो मार्क्ड लाइन थी ना वो मिट गई। बूझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली, वाइप्ड आउट मतलब वाइप्ड आउट मतलब कि हट जाना या मिट जाना, ठीक है। तो जो लाइन थी वो मिट गई। बूझो नाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, अब बूझो के पास उस टाइम तक एक नया सेट आ गया था गिल्ली और डंडा डंडे का, ठीक है। क्या होता है, गिल्ली डंडा जब हम खेलते हैं धीरे धीरे वो टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो एक उसी टाइप जो है बूझो के साथ भी हुआ वही चीज। तो उसके पास एक नया सेट आ गया गिल्ली और डंडे का, एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, क्योंकि जो उसका पुराना वाला था ना वो खो गया था। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डिस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब जो सिचुएशन था वो बिल्कुल अलग हो गया था। जैसे 10.3 में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो उसका न्यू गिल्ली एंड डंडा था, दो लेंथ डंडे का आया, बट गिल्ली का एक लेंथ तो पूरा आ गया, बट पूरा दूसरा वाला पूरा लेंथ नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखो 10.3 में हम देख सकते हैं, ठीक है। Hello. Now, when measured with the new set of gilli and danda, the disc length seemed to be about 2 danda length, 1 gilli length, with a small length still left out. Still left out, अभी भी small length बची है। तो लो अब क्या हुआ? अब जब हमने मेजर किया न्यू सेट ऑफ गिल्ली और डंडा से, तो डिस्क की लेंथ जो है हमको मिली 2 डंडे का लेंथ प्लस 1 गिल्ली का लेंथ। उसके बाद दूसरी जो गिल्ली का लेंथ था उसका छोटा सा हिस्सा अभी भी एक्स्ट्रा हो रहा था। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक लेंथ तो पूरा आ गया, दूसरा मतलब अभी भी डिस्टेंस बचा हुआ था, जिसमें कि हम ट्राई कर रहे थे गिल्ली डालें, गिल्ली यहाँ पे भी मेजर करें, बट गिल्ली नहीं आ रही थी। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, यह एक गिल्ली लेंथ से कम था। नाउ व्हाट, अब क्या करें, देखते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बूझो टू डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डिस्क। आपका सजेशन क्या रहेगा कि पहली या बूझो को पूरे डिस्क की लेंथ को मेजर करने के लिए आपका सजेशन क्या रहेगा, मतलब उनको क्या करना चाहिए। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, क्या वो क्रिकेट विकेट और बेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उस डिस्क को लेंथ मेजर करने में। आर डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, क्या आपको आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सिमिलर प्रॉब्लम इसमें भी होगा, ये भी क्रिएट करेगा क्या विकेट और बेल्स। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। एक थिंग और वो कर सकते थे, वो क्या, एक स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेते, स्ट्रिंग यानी धागे का एक छोटा सा लेंथ लेते एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट, उस पे जो 2 पॉइंट मार्क करते। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, यह एक स्ट्रिंग लेंथ होती। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डिस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, जैसे कि 10.4 में दिखाया गया है, वो जो इसका विड्थ है स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पे से स्ट्रिंग पड़ा हुआ ना, उससे वो मेजर कर सकते हैं। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब देखो, अगर मान लो कोई ऐसा डिस्टेंस है जो कि इवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से भी कम है, उसको कैसे मेजर करते हैं। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट हाफ 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। अब उसको क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग को फोल्ड कर देते हैं, किसमें एक बार उसको 1/2 करते हैं, 1/4 पार्ट, फिर 1/8 कर देते हैं, ठीक है। नाउ perhaps पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डिस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। सपोज अगर मान लो संभवतः पहेली और बूझो जो है कि एग्जैक्ट लेंथ जो डिस्क का स्ट्रिंग का यूज इस्तेमाल करके मेजर कर लिया, you would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. You would say, आप कहोगे कि that they, आप कह सकते हैं कि वो जो पहेली और बूझो हैं जो उनके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है, उसका यूज जो है कि इसको मेजर करने में कर सकते हैं, जो कि इनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। बुजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस before such standard skits were made and he has been trying to follow different method of measuring distances। आपको लगा यार फालतू का ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या नहीं पता कि इनकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है, उससे मेजर कर सकते हैं। इनको भी पता, बट बूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट, बूजो जो है कि पहले जब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं आई थी लेंथ लेंथ को मेजर करने की, पहले लोग जैसे मेजरमेंट करते थे, बूजो उसी की स्टोरी पढ़ रहा था, ठीक है, कि किस टाइप से किस प्रकार ये लोग यूज करते थे, और वो फॉलो कर रहा था डिफरेंट मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे वेकेशंस आते हैं, वी कम अक्रॉस नीड मेजर, किसी एक लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने की हमको जरूरत पड़ती है।
द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। स्टिच मतलब बुनना या सिलना। टेलर जो होता है उसको वो कपड़े का मेजरमेंट, आप जब जाते हो कुर्ता सिलाने तो कपड़े का मेजरमेंट लेता है। क्यों लेता है आखिर में? कपड़े को का वो एग्जैक्ट लेंथ जो है मेजर करता है, यह जानने के लिए कि एक कपड़ा जो है वो इनफ है, पर्याप्त है एक कुर्ता सिलने के लिए कि नहीं है। अ कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होता है उसको भी एक जो कबर्ड होता है उसकी हाइट और विड्थ को मेजर करता है, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ को मेजर करने की जरूरत होती है ताकि वो जान सके कि इसका डोर बनाने के लिए कितना वुड रिक्वायर्ड है, कितनी लकड़ी की जरूरत है। The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops। जो फार्मर होता है उसे भी अपने लैंड की एरिया का ब्रेड्थ और लेंथ जानने की जरूरत पड़ती है ताकि वो यह जान सके कि कितना बीज जो है सो हो सकता है, यानी कि इसमें कितना बीज लगेगा बोने में और कितना पानी की इसमें जरूरत है क्रॉप्स के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। सपोज आपसे कोई पूछता है कि तुम कितने, आपकी लंबाई क्या है। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो यू वांट टू टेल, आप बताना चाहते हो कि आपकी लेंथ जो है, आप स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, आपके हेड से जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है यानी कि एकदम टॉप ऑफ योर हेड, जो आपका सिर है उसके ऊपर से लेके एकदम आपका जो हील है, आपके फीट का जो हील है वहां तक की जो लेंथ होगी आप वही बताना चाहते हैं। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, यह रूम कितना लंबा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, कितना वाइड है। हाउ दिल्ली से लखनऊ की दूरी क्या है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, मून कितना दूरी है अर्थ से। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, यानी सब में एक चीज है। क्या? दे ऑल कंसर्न डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस, वो सारे जो है दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कंसर्न कर रहे हैं। The two places may be close enough, जो दो प्लेसेस है वो बहुत ज्यादा क्लोज इनफ हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं। लाइक द टू एंड ऑफ अ टेबल और दे मे बी फार अपार्ट, लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। ये हमने क्या देखा कि यानी दो प्लेसेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, जैसे कि एक टेबल के दो एंड, यानी एक एंड यहाँ पे एक एंड यहाँ पे, और बहुत ज्यादा दूरी पे हो सकते हैं, लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। Let us do a few measurements to see what exactly we need to know when we measure distances or length। क्या करना? Let us do a few measurements, हम कुछ मेजरमेंट्स करते हैं यह देखने के लिए कि what exactly we need to do, हमको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है। when we measure distances or length, जब हम डिस्टेंस या लेंथ मेजर करते हैं। 10.3 some measurements। चलो अब हम कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे एक्टिविटी 1 आपको करना है, ठीक है। एक्टिविटी 1 वर्क इन ग्रुप्स, आपको ग्रुप में काम करना है। ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 बाय 1। जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं यानी कि एक्टिविटी 1 आपको एक प्रत्येक ग्रुप में 1 बाय 1 करना है, ठीक है। यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, आपको अपना फुट यानी कि पैर एक यूनिट ऑफ लेंथ एज ए यूज करना है। मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम, आपको जो आपका क्लासरूम है उसके लेंथ को उसके ब्रेड्थ को मेजर करना है। किसका यूज करके? फूड का यूज करके। इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट्स रिमेन्स टू बी मेजर एज इट इज स्मॉल देन योर फीट। इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव है कि जब आप इस क्लासरूम का लेंथ और ब्रेड्थ मेजर कर रहे होगे ना तो आपको मिलेगा कुछ पार्ट्स जो है अभी भी इस कुछ पार्ट्स है स्पेस अभी भी बच रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्मॉलर देन योर फीट आपके पैर से वो छोटे हैं। यानी कि अगर सपोज ये रूम है, आपने सपोज आपका 8 फुट यहाँ तक आया, ठीक है, 8 फुट यहाँ तक आ गया। अब इतना में आपका 1 फुट नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। क्यों? क्योंकि ए वाला जो स्पेस है आपके पैर से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। अब जैसे आपने पहले किया, आपको अपने पैर की लेंथ को मेजर करना है एक स्ट्रिंग का यूज करके। अब इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.1 में रिकॉर्ड करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा, लेंथ ऑफ क्लासरूम रहेगा, विड्थ ऑफ क्लासरूम रहेगा। अब एक्टिविटी 2 आपको करना है। ये कैसे करना है? वर्क इन ग्रुप, आपको ग्रुप में काम करना है। ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। ये क्या होता है? हमारा हैंड स्पैन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अपना हैंड स्पैन का यूज करना है एज अ यूनिट के रूप में, ठीक है। यूज योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ, जो टेबल है उसका विड्थ
और लेंथ आपको मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे केवल विड्थ की बात किया तो टेबल के विड्थ को आपको मेजर करना है हैंड स्पैन का यूज करके, यानी जो आपका यूनिट रहेगा हैंड स्पैन रहेगा। अ डेस्क इन द क्लासरूम, जैसे कि हमने इस वाले एग्जाम एक्टिविटी में देखा, जो हमारा यूनिट था क्या था, दैट वाज फुट। ठीक है, फुट था। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा हैंड स्पैन है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आपका जो टेबल का विड्थ आया सपोज 5 हैंड स्पैन, फॉर एग्जांपल्स 5 हैंड स्पैन आया, तो आप बाद में क्या यूज कर रहे हो, हैंड स्पैन, यानी यह एक इंडिकेट कर रहा है कि ये किसकी यूनिट है। ठीक है, अगर 5 बोलोगे कैसे समझेगा 5 फुट है कि 5 हैंड स्पैन है कि 5 स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. Here too यानी कि यहाँ पे भी you may find आप पाते हैं क्या कि आपको एक स्ट्रिंग लेंथ चाहिए इक्वल टू योर हैंड स्पैन, आपके हैंड स्पैन की इक्वल एक स्ट्रिंग लेंथ चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसका फ्रैक्शन भी चाहिए, यानी उसका कुछ अंश। यहाँ पे कहने का सेंस है कि आपने यहाँ पे जैसे हैंड स्पैन से मेजर किया तो आपको यहाँ पे लगा कि एक इस हैंड स्पैन के इक्वल में हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। इस स्ट्रिंग को आपने इतना मेजर किया, इतना तो आ गया, बट इतना देख रहे हैं ना, इसका छोटा सा अंश आ रहा है केवल, ये पूरा हैंड स्पैन या पूरा स्ट्रिंग नहीं आ रहा है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आपने फेस किया, और सेम प्रॉब्लम क्लास के ब्रेड्थ और लेंथ को भी मेजर करने में किया। आपको इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.2 में रिकॉर्ड करना है। वी सी हमने देखा कि मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी एक अननोन क्वांटिटी का किसी एक नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन ही एक मेजरमेंट होता है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। अब यही जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है उसको 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। वन पार्ट इज अ नंबर, एक पार्ट तो नंबर होता है। दी अदर क्या होता है, दी अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। दूसरा नंबर होता है, दूसरा पार्ट होता है वो यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि सपोज 5 हैंड स्पैन 5 फुट लेंथ आ रहा है आपके रूम का, क्लासरूम का। ठीक है, यहाँ पे आप तो समझ गए कि एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा क्या है, ये जो फुट है ये क्या है, यूनिट वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी एक मेजरमेंट कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो न्यूमेरिकल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, उसकी यूनिट होती है। एग्जाम्पल के लिए इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। जैसे कि एक्टिविटी 1 में अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सपोज 5 की जगह आपको यहाँ पे 12 लगा देना है। ठीक है, 12 फुट आपको उसका लेंथ या ब्रेड्थ मिला, उसमें 12 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो फुट लेंथ है वो क्या है, आपका यूनिट है। ठीक है, नाउ अब क्या करना, स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। आपको ये सारे जो मेजरमेंट्स हमने रिकॉर्ड किया 10.1 में, 10.2 में, उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, स्टडी करना है। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल। क्या क्या उस रूम का जो मेजरमेंट किया गया सारे लोगों के द्वारा, यानी एवरीबॉडीज फुट के द्वारा, वो सारा इक्वल है, यानी कि सेम मेजरमेंट आ रहा है। यानी कि जैसे कि आपके द्वारा 12 लेंथ आपके फुट लेंथ आया, क्या सबका 12 लेंथ ऑफ फुट आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आएगा। आर एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या एवरीबॉडी द्वारा जो मेजरमेंट किया गया टेबल के विड्थ को, वो भी इक्वल आ रहा है। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। संभवतः क्या होगा, ये जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड का और आपका जो हैंड स्पैन है और जो फुट लेंथ है वो इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली इसी प्रकार द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। इसी प्रकार हो सकता है जो आपकी फुट का लेंथ है और अदर जो स्टूडेंट है उनके फुट का लेंथ स्लाइटली डिफरेंट हो। देयरफॉर इसलिए when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot। तो इस प्रकार क्या होगा कि अगर आप किसी को अपने मेजरमेंट के बारे में अपना हैंड स्पैन या अपने लेंथ ऑफ फुट का यूज करके बता रहे हो, यानी जैसे कि आपने रूम का लेंथ जो क्लासरूम था 12 फुट लेंथ बताया। ठीक है, 12 फुट लेंथ, और उसके बाद आपने जो डेस्क थी उसकी विड्थ बताया सपोज 5 या तो जो सपोज 5 हैंड स्पैन।
ठीक है, आपको इसका एज ए यूनिट यूज करके बता रहे हो, यानी देयरफॉर इसलिए इस प्रकार अगर आप अपने मेजरमेंट को किसी को बता रहे हो एज अ यूनिट, किसको लेके, हैंड स्पैन को, अपने हैंड स्पैन को या अपने लेंथ ऑफ फुट को, तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। वो जिसको आप बताओगे वो समर्थ नहीं होंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ रूम को जानने में, जब तक अनलेस जब तक कि दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट, जब तक कि वो आपके हैंड स्पैन और फुट का लेंथ जो है एग्जैक्ट जानते हो कि उसका लेंथ क्या है। ठीक है, यानी सपोज आपके जो फुट है, सपोज एग्जांपल के लिए रख लो 10 सेंटीमीटर है, अगर इसको आप वो जानेंगे कि आपका वन हैंड स्पून वन फुट लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 12 × 10, तो उनके पास एक एग्जैक्ट आ जाएगा 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर जब तक वो आपके लेंथ, आपका जो हैंड स्पैन है या आपका जो फुट लेंथ है उसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं जानते, तब तक वो रूम जो क्लासरूम है उसकी उसका जो आपने मेजरमेंट दिया हुआ है उसको नहीं समझ पाएंगे। वी सी देयरफॉर इस प्रकार हमने देखा कि दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड, कि कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट की एक हर जगह जो कॉमन हो उसकी जरूरत है। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। 10 decimal for standard units of measurements. In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. Ancient time में क्या होता था दोस्तों कि एक फुट का लेंथ, विड्थ ऑफ ए फिंगर, एक फिंगर की विड्थ जो होती थी, और एक स्टेप का जो डिस्टेंस होता था उसको कॉमनली यूज किया जाता था एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इनका इस्तेमाल किया जाता था। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इंडस वैली यानी कि इंडस वैली को नॉर्मली हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड मेजरमेंट्स, एविडेंस यानी कि जो एविडेंस मिले, सबूत जो मिले, एक्सकवेशन यानी कि खुदाई से। ठीक है, तो द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अवश्य ही मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एग्जीक्यूशंस, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अवश्य ही लेंथ के बहुत अच्छे मेजरमेंट का यूज किया होगा, क्योंकि इस खुदाई में जो प्राप्त परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को देखने से यही प्रमाणित होता है। ठीक है, a cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. क्यूबिट क्या होता है कि a length from the elbow, आपकी जो elbow है वहां से लेके to the finger tips, जो आपकी फिंगर का एंड है यानी टिप्स, फिंगर टिप्स से लेके आपकी एल्बो तक का जो लेंथ है उसको क्या हम क्यूबिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो एंशियंट इजिप्ट में यूज किया जाता था, और ये जो यूनिट थी यानी जो क्यूबिट यूनिट थी वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में भी एक्सेप्ट किया गया था एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। पीपल आल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में लोग थे उन्होंने फुट को भी एज ए यूनिट ऑफ लेंथ एक्सेप्ट किया हुआ था, यूज करते थे। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरी स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो लेंथ ऑफ फुट जो था वो वेरी करता था स्लाइटली, कहाँ से, रीजन टू रीजन में, दो डिफरेंट होता था। ठीक है ना, वो वेरी करता था, वो इक्वल नहीं था। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. Outstretched arm क्या होता है, जब जैसे हमारा एक पाम होता है, पंजा होता है, यहाँ पे यहाँ तक हम कपड़े पहनते थे, हमारा आउटस्ट्रेच आर्म है। तो लोग जो है कपड़े को measured a yard of क्लॉथ को या यार्ड ऑफ क्लॉथ को कैसे मेजर करते हैं, बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन। जो डिस्टेंस होती है आउटस्ट्रेच आर्म से लेके उनके चिन तक। द रोमन्स मेजर्ड विद दियर पेस और स्टेप। जो रोमन्स थे वो अपने पेस या स्टेप से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, स्टेप यानी जो पैर रखते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, उससे या पेस से। इन एंशियंट इंडिया में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन एंगुलर, जिसको फिंगर आ रहा मुट्ठी, फिस्ट। जो स्मॉल एंशियंट इंडिया में जो स्मॉल लेंथ कैसे मेजर की जाती थी, फिंगर का यूज करके या फिस्ट का यूज करके। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग दियर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। अभी के टाइम में भी आप देखो दोस्तों ना, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आज के टाइम में भी जो गार्लैंड्स होते हैं वो अपने फोर आर्म्स का, जो फ्लावर बेचते हैं वो अपने फोर आर्म्स का यूज करके गार्लैंड्स को देखते हैं। ठीक है,
यानी कि आज भी इंडिया में कई शहरों में, टाउन यानी कि शहर, कई शहरों में हम फ्लावर सेलर को, गार्लैंड्स को सेल करते समय अपनी फॉर आर्म्स का यूज लेंथ के यूनिट के रूप में करते हुए देख सकते हैं। जब भी आप गार्लैंड सेलर, जो गार्लैंड सेलर है वहां पे जाओगे ना, तो आप अपनी वो जो गार्लैंड सेलर्स हैं वो अपने फोर आर्म्स का यूज करते हैं एज ए यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में। Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. इसी प्रकार बहुत सारी बॉडी के कई पार्ट्स जैसे पैर हो गए, तो इसी प्रकार जो है कि वो कंटिन्यू है, यूज किए जा रहे हैं एज ए यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में व्हेन कन्वीनियंट, जहाँ पे सुविधा अनुसार उनको जरूरत पड़ती है। However, every one's body part could be of slightly different sizes, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक का जो बॉडी की पार्ट्स होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट साइज में होते हैं। दिस मस्ट हैव कॉज कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। इससे क्या होता है कि मस्ट जो है कंफ्यूजन हो जाता है मेजरमेंट में। तो आगे क्या हुआ कि 1790 में एक फ्रेंच ने क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, 1790 में क्या हुआ, फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया जिसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेक मतलब खातिर या कारण, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लेने के कारण या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया क्या, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट, एक मेजरमेंट जैसे होता है ना, उसका एक सेट यूज किया एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट ने यूज किया। इस पे सेट क्यों बोला, जैसे कि हम जानते हैं किलोमीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है। ये क्या है, एक सेट है, स्टैंडर्ड यूनिट्स के एक सेट है। तो इसको क्या किया, वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था जो यूज किया जाता है, वो भी अभी इसको क्या हम जानते हैं, किस नाम से, एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। दी एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ इज ए मीटर। दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। अब मीटर स्केल इज सोन इन फिगर 10.6, ताकि 10.6 में एक मीटर स्केल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का है। ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। जैसा कि जब आप एक ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो उसमें एक 15 सेंटीमीटर की स्केल रहती है। ठीक है, ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। जो प्रत्येक मीटर होता है वो इक्वल 100 डिविजन्स में डिवाइड होता है, यानी 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। अब हर सेंटीमीटर इक्वल डिविजन्स में 10 डिविजन्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएम, यानी कि मिलीमीटर। यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। जो मीटर है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, यानी कि सुविधाजनक यूनिट नहीं है। अब आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज कश्मीर से कन्याकुमारी आपको मेजर करना है कि आप 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर स्केल का यूज करोगे, नहीं, तो यह एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, हम एक डिफाइन करते हैं लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज किलोमीटर। अ किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। Now up we can repeat all our measurements activities using a standard scale and measure in SI unit। जितने भी हमने मेजरमेंट्स अभी टेबल का या क्लासरूम का किया, अब सारी एक्टिविटीज को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, इस एक स्टैंडर्ड स्केल को यूज करके और मेजर इन SI यूनिट्स में यूज करके। बिफोर वी डू दैट, हम इसको करें उससे पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। हमको करेक्ट वे क्या है, सबसे सही तरीका क्या है लेंथ और डिस्टेंस मेजर करने का। 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 10.5 में हम क्या देखेंगे, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। आज की डेली लाइफ में दोस्तों हम बहुत सारी बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ, जिसकी टाइप्स जो है वेरियस होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ, हम लेंथ मेजर करने के लिए एक मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अ टेलर यूजेस अ टेप वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो स्केल यूज करते हैं, बट जो टेलर होता है टेप का इस्तेमाल करता है, बट एक जो क्लॉथ मर्चेंट होता है, कपड़े का जो व्यापारी होता है, मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर करने के लिए आपको एक सुटेबल डिवाइस जो है मस्ट चूज करना पड़ेगा।
You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale, for instance. गर्थ मतलब क्या होता है? परिध या घेराव। जो पेड़ होता है, आप उसको, उसके गर्थ को, या अपने एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अपने अपने चेस्ट के साइज को या किसी ट्री के गर्थ को मीटर स्केल का इस्तेमाल करके मेजर नहीं भी कर सकते। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। इसके लिए जो मेजरिंग टेप होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, जो कि दर्जी यूज़ करता है, यानी कि टेलर। फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। अब कोई स्मॉल मेजरमेंट है, जैसे कि सपोज आप जो पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसको आप उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए आप 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हम किसी एक लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, हमको फॉलोइंग कुछ चीज़ें हैं उसको जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको ध्यान से करने की ज़रूरत रहती है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ है शोन इन फिगर 10.7। आपको जैसा कि 10.7 में दिखाया गया, आपको स्केल स्केल को ना जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हो उसको एकदम लॉन्ग में रखना है, ठीक है। इन सम स्केल्स द इंड में बी ब्रोकन। कुछ स्केल्स में होता है कि जो इंड होता है ना वो ब्रोकन होता है, टूटा रहता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। हो सकता है कि आपको जो क्लियरली जीरो मार्क है वो ना दिखे, जैसा कि 10.8 में दिखाया गया ये वाले पार्ट में। यहाँ पे देखो जीरो मार्क्स हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि वो टूट चुका है। इन इन केसेस में हम क्या करेंगे, यू शुड अवॉइड, हमको क्या करना है, यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। अब इन केस में क्या करना है दोस्तों, आपको जीरो रेंज स्केल जो है ना वहाँ से यूज नहीं करना मेजर करने के लिए। यहाँ पे जीरो, आप ये नहीं कि आप जस्ट एज्यूम कर लो कि यहीं पे होगा जीरो, आप यहाँ से छोड़ दो, आप यहाँ से 1 से ले सकते हो, 2 से ले सकते हो, देखते हैं आप कैसे लेना है। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। आप इस स्केल का कोई भी एक दूसरा फुल मार्क यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 1 यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखो 1 से मेजर किया है, इसके एग्जैक्ट एक्सट्रीम लेंथ पे यहाँ पे 1 मेजर किया है, ठीक है। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने 1 से लिया है तो अब इस मार्क को जितना भी रीडिंग आएगी, जितना आपने छोड़ा है उसको लास्ट वाले से निकाल देना है। कैसे भी देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फिगर 10.8 की पार्ट बी में दिखाया है द रीडिंग एट वन इंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर इंड इज 14.3 सेंटीमीटर। जैसे एक इंड पे हमने क्या देखा दोस्तों कि जो रीडिंग है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अदर इंड पे क्या है 14.3 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट 14 पॉइंट, ये पूरा 14.3 सेंटी, हम क्या मान लें कि 14.3 सेंटीमीटर है, जीरो से मेजर किया हमको, यानी कि जब जीरो से मेजर करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे भी मानेंगे, नहीं वही वैल्यू यहाँ पे नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने तो 1 से मेजर किया ना, यहाँ पे 14.3 आ रहा है। तो हमने क्या ऊपर पढ़ा कि हमको क्या करना है कि जिस फुल मार्क्स से हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ से 1 यूज़ करते हैं कि 1 हमने छोड़ा हुआ है, तो इस 14.3 सेंटीमीटर से हमको 1 माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लो, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। सपोज अगर आप यहाँ से 3 लेके चलते, आप सपोज यहाँ से 3 मेजर करते तो आपका कितना आता 14.3 आया, तब आ जाता 17.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उस सिनेरियो, उस वाले केस में हम क्या करते कि 17.3 से हम माइनस कर देते किसको, 3 को, 3 माइनस कर देते, कितना आ जाता 14.3 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। अब हमने देख लिया किस प्रकार से मेजर करना कि करेक्ट वे क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको केयर करने की या ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आई का पोजीशन हो तो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट्स लेने के लिए। यो आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। जैसे कि 10.9 में दिखाया गया है कि जो आपके आई का पोजीशन है ना वो करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली इन फ्रंट, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको ये मेजर करना है, आपकी आई की पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। यहाँ पे जैसे हमने देखा बी जो है आई का करेक्ट पोजीशन है, और सी से और ए से स्लाइटली डिफरेंट हमको रीडिंग मिलेंगी, ठीक है। Note that from position B the reading is 7.5 सेंटीमीटर। From position A and C the reading may be different। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं जो करेक्ट रीडिंग है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर B से आ रहा है, और C से कितना आ रहा है, C पे आप देखोगे स्लाइटली डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और इससे यहाँ पे आ रहा है।
तो यानी कि आइज का जो पोजीशन होता है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो एक्टिविटी 3 करते हैं। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। आपको अपने क्लासमेट का हाइट मेजर करना है, पहले तो आप हैंड स्पैन का यूज करोगे अपने, उसके बाद मीटर स्केल का यूज करोगे। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। इसके लिए अपने क्लासमेट को बोलो अपना जो बैक है वो एक वॉल के अगेंस्ट में करके वो खड़ा हो जाए। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। अब उसके एग्जैक्टली उसका जो सिर है उसके ऊपर एक मार्क करो वॉल पे, एकदम सेम स्ट्रेट लाइन में उसी के सिर में, ठीक, सिर के ऊपर। ठीक है, नाउ अब मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद अ मीटर स्केल। अब आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है आपको मेजर करना है, पहले हैंड स्पैन का यूज करके और मीटर स्केल, देन उसके बाद मीटर स्केल का यूज करके। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। सारे स्टूडेंट्स को इस लेंथ को सेम इसी तरीके से मेजर करने दो, सिमिलर लेंथ को। कैसे, पहले हैंड स्पैन का फिर मीटर स्केल का। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन टेबल 10.3। आपको इस टेबल में सारे ऑब्जर्वेशन लिखने के। हु मेजर द हाइट, किसने मेजर किया, हाइट इन हैंड स्पैन और हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। आपको जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए, जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उसको केयरफुली स्टडी करना है। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। आपको क्या मिलेगा, जो कॉलम 2 में रिजल्ट्स है हाइट इन हैंड स्पैन में, उन्हें देखोगे सारे स्टूडेंट्स का जो हैंड स्पैन का लेंथ है ना डिफरेंट आ रहा है, जो रीडिंग्स का डिफरेंट है, क्योंकि उनका हैंड स्पैन ही डिफरेंट होता है, इसलिए हाइट जो है हैंड स्पैन वो डिफरेंट होता है। लुक एट द रिजल्ट्स इन कॉलम 3। आपको कॉलम 3 के रिजल्ट देखने हैं। वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। आपको कॉलम 3 में देखना था, तो जहाँ पे जो लेंथ मेजर किया गया है स्टैंडर्ड स्केल का यूज करके किया गया है। द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, बट जो रिजल्ट होगा अब वो एक दूसरे से क्लोज होगा। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, क्या वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे? इफ नॉट, अगर नहीं, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? आपको क्या लगता है किस वजह से वो डिफरेंट आता है? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, फिर भी डिफरेंट क्यों आ रहा है? आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन। आफ्टर ऑल यानी कि मिला जुला कर हमने देखा कि जो लोग हैं वो केवल सेम स्केल यूज कर रहे हैं, ना कि अपना डिफरेंट हैंड स्पैन यूज कर रहे हैं, बट फिर भी रीडिंग डिफरेंट है। क्यों? दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। या कुछ जो वो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें कुछ एरर की वजह से हो सकता है, छोटा स्मॉल एरर होगा उसी वजह से ऐसा हो सकता है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट्स। हायर क्लासेस में आप सीखोगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट में हैंडलिंग के या जो सच एरर्स होंगे उसको हैंडल करने का, या उनकी इंपॉर्टेंस को जानने की जरूरत के बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट की इन एरर्स को जानने और हैंडलिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में आप हायर क्लासेस में सीखेंगे।